थॉमस हॉब्स के बारे में कुछ पॉइंट और आते हैं और उनके कुछ पॉइंट्स में कुछ नए पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। जैसे कि एक जीन बोधिन विचारक हुए हैं पश्चिमी विचारकों में जिनको गिना जाता है, उनके द्वारा प्रभु सत्ता के ऊपर बात करी गई थी। इसी के साथ प्रभु सत्ता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम सोवरेनिटी कहते हैं, हिंदी में प्रभु सत्ता और संप्रभुता भी कहते हैं। तो पहले संप्रभुता का मतलब देखते हैं, फिर उसके बाद एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि जीन बोधिन के द्वारा प्रभु सत्ता के बारे में क्या विचार रखे गए हैं और थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रभु सत्ता के ऊपर किस प्रकार के विचार रखे गए हैं। हालांकि प्रभु सत्ता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए हो सकता है कि हमारे 10 से 12 लेक्चर बने, पर फिलहाल हमारा वो मकसद नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिवली उसको जानना हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ जीन बोधिन के कॉन्टेक्स्ट में और थॉमस हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु सत्ता को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य परिभाषा है प्रभु सत्ता की, उसके बारे में जानते हैं। प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता होती है, यानी कि राज्य जिसके कारण सर्वोच्च कहलाता है और राज्य जिसके कारण स्वतंत्र कहलाता है, उसी को प्रभु सत्ता हम कहते हैं। जब राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं या किसी एक देश के बारे में पढ़ते हैं तो उसके 4 तत्व बहुत प्रमुख हैं। There are 4 elements which are very important for the formation of any state। तो सबसे पहला सरकार उसमें रखते हैं, जनसंख्या रखते हैं, भूमि रखते हैं और अंत में हम प्रभु सत्ता को रखते हैं। अब प्रभु सत्ता कुछ कोई दिखने वाली चीज नहीं है। प्रभु सत्ता किसी राज्य का एक गुण होता है जिसके कारण वह आंतरिक रूप से राज्य की सत्ता को सर्वोच्च बनाता है और बाहरी रूप से किसी दूसरे संगठन या किसी दूसरे देश से अपने आप को अलग दिखाता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे इंडिया है तो भारत के अंदर भारतीय राज्य की प्रभु सत्ता भारतीय राज्य को शक्ति देती है कि भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, वह भारतीय राज्य के अधीन आते हैं और वह भारत की सरकार के विरुद्ध और भारतीय राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और यदि वह भारतीय राज्य के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो भारतीय राज्य के पास इतनी शक्ति है कि वह उनको क्रश कर सकता है, वह उनको खत्म कर सकता है, सो दैट भारतीय राज्य के अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि दुनिया भर के संगठन हमें देखने को मिलते हैं और दुनिया भर के देश हमें देखने को मिलते हैं। अब जितने भी जो देश होते हैं, जितने भी जो संगठन होते हैं, उनकी इतनी शक्ति नहीं होती कि वह भारतीय राज्य को कंपेल करें, मजबूर करें कि भारतीय राज्य उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करना शुरू कर दे। अब यहाँ पर हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, उनको तो भारत मानता है, या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनके प्रपोजल्स को भारत मानता है। परंतु यहाँ पर यह बात क्लियर कर देना भी उचित है कि भारतीय राज्य के द्वारा जितने भी प्रपोजल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किए जाते हैं उनको अपनी इच्छा से माना जाता है। यदि भारतीय राज्य चाहे तो उनको नहीं भी मान सकता है। तो इससे हम 2 चीजें क्लियर कर रहे हैं, आंतरिक रूप से कोई भी भारतीय राज्य से बड़ा नहीं है और बाहरी रूप से भी कोई दूसरा संगठन या दूसरा देश भारतीय राज्य को निर्देश देने, आदेश देने की एक शक्ति नहीं रखता है। जितने भी निर्देश बाहर से आते हैं वह भारतीय राज्य के द्वारा अपनी इच्छा से फॉलो किए जाते हैं। तो प्रभु सत्ता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता, जिसके अंतर्गत वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने क्षेत्र, लोगों और कानूनों पर शासन कर सकता है। तो बाहरी कोई भी हस्तक्षेप भारतीय राज्य को मजबूर नहीं कर सकता जिससे भारतीय राज्य उनके डर से कोई कानून बनाए या अपने लोगों को किसी रूल को फॉलो करने के लिए कहे। यहाँ पर प्रभु सत्ता के 2 पहलू हैं, एक आंतरिक पहलू है और एक बाहरी पहलू है। आंतरिक पहलू का मतलब मैं समझा चुका हूँ, जैसे कि भारत है, भारतीय राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी के ऊपर भारतीय राज्य या भारत जो देश है उसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस टेरिटरी, इस भूमि के अंदर रहने वाला कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति भारतीय राज्य के कानूनों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वो इनकार करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कोई आ गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के अंदर रह रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वह अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। भारतीय राज्य के द्वारा जो भी रेगुलेशंस बताई गई होंगी वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे किसी दूसरे देश के नागरिक भारत के अंदर आके रहते हैं तो उनको भी भारतीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा। भारतीय राज्य के अंदर जितने भी संगठन होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के,
जब वह भारतीय इंडियन टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं तो उनको भारत के सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इसी को बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता, कि भारत के अंदर भारतीय राज्य से ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाहरी प्रभुसत्ता, राज्य की स्वतंत्रता जिसमें कोई बाहरी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप ना करे। वही मैंने जो आपको ऊपर बताया कि कोई दूसरा देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय राज्यों को मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये वाले रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। ये भारतीय राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। देन कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो कानूनी जो संप्रभुता होती है वो हम कह सकते हैं कि किसी देश के अंदर जो संसद होती है उसके पास जो शक्ति होती है उसी को कानूनी संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि इसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, मैंडेट होता है कानून बनाने का। इसी को हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं। तो जब मैं कानूनी संप्रभुता की बात करूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है। यदि किसी एक देश के अंदर राजतंत्र है और एक राजा को कानून बनाने का अधिकार मिला है, क्योंकि राजतंत्र में तीनों काम एक ही व्यक्ति परफॉर्म करता है, जैसे कानून बनाने का काम, उसको लागू करने का काम और न्याय देने का काम भी राजा ही करता है। तो वहां पर काम की स्पेशलाइजेशन नहीं होती, तीन हिस्सों में काम नहीं बंटा होता, बल्कि एक ही व्यक्ति के द्वारा तीनों काम किए जाते हैं। और यदि किसी देश के अंदर ये तीन काम बांट दिए गए हैं तो उस संबंध में हम समझ सकते हैं कि कानून बनाने की शक्ति जिसके पास होती है उसी को हम कानूनी संप्रभु कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर यदि हम कानूनी प्रभुसत्ता किसके पास है तो हम कहेंगे कि भारतीय संसद के पास है, क्योंकि इसको कानून बनाने का अधिकार है। तो ये टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आ जाता है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता जनता या मतदाताओं के पास होती है जो चुनाव और जनमत के माध्यम से कानूनी संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक प्रभुसत्ता किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। अब लोग मत देते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता होती है लोगों के पास, क्योंकि उनको मत देने का अधिकार है। राजनीतिक संप्रभुता नाम क्यों दिया है? क्योंकि लोग मत देने के बाद अपने नेता का चुनाव करेंगे और वह आगे जाकर कानून बनाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कानूनी संप्रभुता होती है लोकतंत्र में वह राजनीतिक संप्रभुता के अधीन होती है। और क्लैरिफाई करता हूं, लोकतंत्र में कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता के अधीन होती है। वो कैसे होती है अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं मार्क करता हूं, जैसे कि भारत की संसद है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन इसमें पाए जाते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये कानून बनाने वाली संस्था है। विधान पालिका है जहां पर कानून बनता है, लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि संसद के पास कानूनी प्रभुसत्ता है। अब ये जो कानूनी प्रभुसत्ता है यह राजनीतिक प्रभुसत्ता के अधीन कैसे है? वो इस तरीके से है। अब यहाँ पर भारत की जनता है, भारत की जनता के द्वारा अपने में से कुछ लोगों को चुनकर यहाँ पर संसद में भेजा जा रहा है, लोकसभा में भेजा जा रहा है और राज्यसभा में भेजा जा रहा है। अब भारत की जनता राजनीतिक रूप से चुनकर अपने नुमाइंदों को संसद में भेजती है। अब भारत की जनता चाहे तो किसी मर्जी व्यक्ति को भेज सकती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको मत नहीं दिया जाएगा और उसके चांसेस नहीं है कि वह दोबारा संसद में पहुंचे। तो ये जो संसद के व्यक्ति हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार तभी लोग उनको चुनेंगे। तो अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, वह लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये लोग हैं यह राजनीतिक संप्रभुता को इंगित कर रहे हैं यहाँ पे, और जो संसद के सदस्य हैं ये कानूनी संप्रभुता को इंगित कर रहे हैं। तो मैंने कोटेशन क्या दी थी? मैंने कोटेशन दी थी कि कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता के अधीन है। वो कैसे है? क्योंकि लोग जो राजनीतिक संप्रभुता के प्रतीक हैं वह अपने नुमाइंदों को चुनकर संसद के अंदर भेजते हैं और संसद के नुमाइंदों को लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा काम करना होता है। तो संसद के लोग कानूनी संप्रभुता है, इसलिए यह राजनीतिक संप्रभुता के अधीन है। तो अब मैं इनको पढ़ देता हूं इनकी डेफिनेशन को। जैसे कि कानूनी संप्रभुता की डेफिनेशन क्या बताई गई है? कानून बनाने, संशोधन करने और लागू करने की अंतिम शक्ति किसी विशेष कानूनी निकाय जैसे संसद के पास होती है। तो क्या है? कानून बनाने की अंतिम शक्ति जिसके पास है उसी के पास कानूनी संप्रभुता होती है। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता की तरफ चल पड़ते हैं। सर्वोच्च शक्ति अंततः जनता या मतदाताओं के पास होती है जो चुनाव और जनमत के माध्यम से कानूनी संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। समझ पा रहे हैं ना कि चुनाव और जनमत
कि लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है संसद के सदस्यों के लिए। उनको पता है कि लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं किया तो अगली बार नहीं चुन के आएंगे। तो इसलिए जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वह कानूनी प्रभुसत्ता को प्रभावित करती है। स्पष्ट स्वरूप क्या है इसका? कानूनी संप्रभुता स्पष्ट होती है, सटीक होती है और कानूनी रूप से मान्यता होती है। स्पष्ट का मतलब क्या है कि हमें पता है संसद में है, लोकसभा और राज्यसभा में, इंडियन केस में, एंड कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। भारतीय संसद कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्था है जिसको शक्ति दी गई है, जिसको अधिकार दिया गया है कि वह भारतीय जो राज्य है उसके संबंध में कानून बना सकती है। दूसरा आता है राजनीतिक संप्रभुता। अब ये जो राजनीतिक संप्रभुता है जो लोगों में होती है वो उतनी क्लियर कट दिखती नहीं है, अमूर्त होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि ये आ गई आपकी कानूनी संप्रभुता एंड ये आ गई आपकी राजनीतिक संप्रभुता। अब कानूनी संप्रभुता में कुछ लोग जा रहे हैं, यानी कि संसद में लोगों से चुनकर कुछ लोग जा रहे हैं, और राजनीतिक संप्रभुता बहुत बड़ी है। अब जो राजनीतिक संप्रभुता है वह प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि लोग प्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बना रहे हैं, लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से शक्ति नहीं है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए नुमाइंदों के पास शक्ति है। इसी को कानूनी संप्रभुता कहा गया है। अब ये जो कानूनी संप्रभुता है ये राजनीतिक संप्रभुता के अधीन काम करती है। इसलिए जो राजनीतिक संप्रभुता है वो उतनी स्पष्ट हमें दिखती नहीं है, अप्रत्यक्ष है, यानी कि लोगों के पास प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है और कानूनी रूप से परिभाषित नहीं होती। तो उतनी क्लियर कट परिभाषा इसकी ऐसा है नहीं। अब जो कानूनी प्रभुसत्ता है वो किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है, विधानमंडल के हाथ में होती है, न्यायपालिका जैसे संवैधानिक निकायों के पास होती है। और जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है वह जनता या जनमत मतदाताओं के पास होती है। तो ये वाला जो पॉइंट था वो क्लियर कर देना बहुत जरूरी था। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये काफी है। अब बाकी जो पॉइंट छूट जाएंगे तो प्रभुसत्ता के बारे में जब हम कभी पढ़ेंगे तो फिर उस टाइम अच्छे से क्लियर करूंगा। अब हम आ जाते हैं थॉमस हॉब्स की तरफ। तो दो विचारक हैं, थॉमस हॉब्स हैं एंड जीन बोदिन है। जो जीन बोदिन है वह एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक थे, यानी कि फ्रांस के विचारक थे, और उनके द्वारा आधुनिक संप्रभुता, मॉडर्न सोवरेनिटी के ऊपर बात करी गई है। और इनको मॉडर्न सोवरेनिटी, आधुनिक संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में सबसे पहले संप्रभुता के ऊपर बात करने वाले यही विचारक थे। हालांकि उतनी क्लैरिटी इनमें नहीं थी जितनी थॉमस हॉब्स में थी, परंतु इसके बावजूद इनके द्वारा ही सोवरेनिटी के ऊपर आधुनिक युग में बात करना शुरू करी गई है। तो आधुनिक जो प्रभुसत्ता है उसका जनक जीन बोदिन को माना जाता है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, 1576 में लिखी गई है, जिसमें इनके द्वारा प्रभुसत्ता के ऊपर विचार दिए गए। अब यहाँ पर नीचे इनकी जो प्रभुसत्ता के बारे में इनके द्वारा विचार दिए गए हैं वो मैं कंपैरिजन में ही आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो ये उनके बेसिक हैं। तो ये भी एक पाश्चात्य विचारक हैं। पर्टिकुलरली इनके द्वारा जो बात करी गई है वह संप्रभुता के ऊपर करी गई है। इनको संप्रभुता का जनक माना जाता है। किताब इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, 1576, 1576। अच्छा, एक रिपब्लिक किताब प्लेटो के द्वारा भी लिखी गई है। तो हमने कभी भी प्लेटो की रिपब्लिक को और इस वाली रिपब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक 1576 में किसके द्वारा लिखी गई, तो जीन बोदिन के द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में इनके द्वारा प्रभुसत्ता के ऊपर अपने विचार प्रकट किए गए हैं। ये फ्रांसीसी विचारक थे। तो हमने प्रभुसत्ता की परिभाषा समझ ली है। उसके बाद हमने प्रभुसत्ता के आंतरिक और बाहरी पहलू के बारे में समझ लिया है। कानूनी संप्रभुता क्या होती है, राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है, उसके बारे में भी जान ली है। इसी के साथ जीन बोदिन के बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया। हालांकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो फिर कभी हम देखेंगे, पर जो उनके मेन एस्पेक्ट उनके लाइफ के साथ जुड़े हुए थे उसको हमने समझ लिया। अब हम डिफरेंस करेंगे, एक प्रभुसत्ता जिसके ऊपर जीन बोदिन के द्वारा बात करी गई और दूसरी प्रभुसत्ता जिसके ऊपर थॉमस हॉब्स के द्वारा बात करी गई। हालांकि यहाँ पर जब कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो पहले थॉमस हॉब्स का नाम आ रहा है, जीन बोदिन का बाद में आ रहा है, परंतु जीन बोदिन के द्वारा थॉमस हॉब्स से पहले संप्रभुता के ऊपर बात करी गई है। अब पहला डिफरेंस ये आता है कि जो थॉमस हॉब्स थे वह इंग्लैंड के थे और जीन बोदिन फ्रांस के विचारक थे। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जीन बोदिन के द्वारा प्रभुसत्ता के ऊपर थॉमस हॉब्स से पहले विचार रखे गए हैं और थॉमस हॉब्स के द्वारा बाद में रखे गए। अब यहाँ पर थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता निरंकुश, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट कहते हैं, दूसरा पूर्ण अनलिमिटेड होती है, जो एक शासक में निहित होती है। शासक का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि
कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी में, समझौतावादी सिद्धांत में थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया कि लोगों के द्वारा आपसी समझौता करने के बाद एक संप्रभु का निर्माण किया गया, एक राजा का निर्माण किया गया, लेवियाथन का निर्माण किया गया, और उस लेवियाथन के पास पूर्ण शक्ति थी। ये जो पूर्ण शक्ति दी गई है, इसी को हम कहते हैं कि संप्रभुता दी गई। और ये संप्रभुता किस प्रकार की थी, प्रभुसत्ता किस प्रकार की थी, निरंकुश थी, एब्सोल्यूट थी, पूरी की पूरी सत्ता राजा में थी, राजा कुछ भी करने का अधिकार रख रहा था। परंतु थॉमस हॉब्स यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी के माध्यम से राजा को पावर दे रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि निरंकुश रूप से तो राजा को पावरफुल बनाया ही गया है, परंतु उसके बावजूद भी राजा जनता की एक बेसिक डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और वो बेसिक डिमांड क्या है, लोगों की रक्षा करना। यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से तर्क दिखाई दे रहा है कि राजा लोगों की रक्षा के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, अनलिमिटेड, राजा के पास लिमिटेड पावर नहीं है, अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तो ऐसी संप्रभुता की बात थॉमस हॉब्स के द्वारा करी गई। अब बोदिन के द्वारा भी संप्रभुता के बारे में बात करी गई, और उनके द्वारा भी संप्रभुता को पूर्ण माना गया है कि राजा के पास पूर्ण रूप से शक्ति होती है, स्थायी होती है, स्थायी, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या है कि ये स्थायी है, ये बदल नहीं जाती समय के साथ। इसको बदलने का अर्थ होगा कि राज्य को ही बदल देना। जैसे यदि हम सरकार की बात करें तो सरकारें तो बदलती रहती है, एक राजा के मरने के बाद दूसरा, उसका बेटा आगे चलकर राजा बनता है। और यदि डेमोक्रेसी में बात करें तो एक सरकार गिरने के बाद दूसरी सरकार बनती है। परंतु सरकार और राज्य में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस एक बहुत बड़ा यही है कि जो संप्रभुता होती है, जो राज्य होता है, अब जो संप्रभुता होती है ये राज्य के पास होती है, और ये संप्रभुता स्थायी होती है, क्योंकि राज्य के पास जब तक प्रभु सत्ता है तब तक राज्य का अस्तित्व है। यदि राज्य के पास प्रभु सत्ता नहीं होगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जो जीन बोदिन के द्वारा प्रभु सत्ता के बारे में कहा गया है कि ये इंडिविजिबल है, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन यह केवल कानूनी सीमाओं के भीतर कार्य करती है। तो जीन बोदिन के द्वारा ये वाली डेफिनेशन इसमें दी गई है। दूसरा पॉइंट आता है संप्रभुता का आधार। प्रभु सत्ता का आधार क्या है? यहाँ पर यदि हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो ये प्रभु सत्ता कैसे अस्तित्व में आई, तो लोगों के द्वारा आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता किया गया, और अपनी स्वतंत्रताओं का त्याग करने के बाद राजा को सारी शक्तियां दे दी गई और कहा कि हमारी रक्षा कीजिए। तो सामाजिक समझौते से संप्रभुता अस्तित्व में आई है थॉमस हॉब्स के अनुसार। और दूसरी तरफ यदि हम जीन बोदिन की बात करें तो वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सामाजिक समझौते के तहत नहीं आई है संप्रभुता, ये राज्य का एक अपना गुण है। और संप्रभुता का आधार कानूनी एंड ऐतिहासिक उनके द्वारा कहा गया है कि ये राज्य का अपना गुण है, ये किसी भी प्रकार के समझौते से अस्तित्व में नहीं आई है, ऐसा जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का स्वरूप या नेचर एब्सोल्यूट है, जैसा जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, एंड अनलिमिटेड है। एंड जीन बोदिन के अनुसार संप्रभुता स्थायी है, परपेचुअल है और अविभाज्य है, जिसको कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता किसी एक व्यक्ति, राजा या निकाय में निहित होती है, एक व्यक्ति के पास होती है या फिर कुछ व्यक्तियों के समूह के पास होती है। दूसरी तरफ जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है कि संप्रभुता केवल राजा में ही निहित होती है। थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है कि प्रभु सत्ता का उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, कि लोगों के द्वारा राजा का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि शांति और व्यवस्था बनाए रखना। जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है कि संप्रभुता का उद्देश्य न्याय और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। तो एक प्रकार से हम सिमिलर ही उद्देश्य इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थॉमस हॉब्स लोगों को ये अधिकार नहीं देता कि वह राजा के खिलाफ रिवोल्ट करें, राजा के खिलाफ एक प्रकार से क्रांति करें और राजा को ही हटा दे। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वह राजा के खिलाफ या संप्रभु के खिलाफ कोई विरोध करें और उसे सत्ता से हटाने का प्रयास करें, चाहे राजा कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो। परंतु दूसरी तरफ जीन बोदिन के बारे में हम बात करें तो वो कहते हैं कि संप्रभुता कुछ कानूनों के अधीन होती हैं, जो कि ऊपर भी आपको पॉइंट बताया था। अब मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और ये कानून कौन से हैं?
प्राकृतिक कानून है। ये जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है। जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है कि कुछ प्राकृतिक कानून होते हैं, उनके अधीन राजा को काम करना होता है। जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है कि राजा कानून से ऊपर होता है, यानी कि कानून का निर्माण राजा ही करता है, परंतु राजा कभी भी अपने कर्तव्य से और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर नहीं हो सकता। जीन बोदिन के द्वारा राजा के कानून बनाने के ऊपर 2 प्रतिबंध लगाए गए, वो है नैतिक और प्राकृतिक कानूनों के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि फ्रांस के अंदर एक सैलिक लॉ पाया जाता था, सैलिक कानून पाया जाता था फ्रांस के अंदर, जिसके अनुसार केवल पुरुष ही उत्तराधिकारी हो सकता है राजा का। अगर राजा की बेटी है तो वह राजा की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। तो ये पहला प्रतिबंध है कि इस प्रकार का राजा के द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि इस प्रथा को बदल दे। दूसरा आता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर राजा के द्वारा टैक्स लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता, ऐसा जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि जीन बोदिन के द्वारा राजा के ऊपर, संप्रभु के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं प्राकृतिक कानूनों के आधार पर और नैतिक कानूनों के आधार पर। परंतु दूसरी तरफ यदि हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया है कि राजा कुछ भी कर सकता है, राजा का विरोध करने का अधिकार उसकी प्रजा को नहीं है, चाहे राजा जितना मर्जी अत्याचारी ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रभुसत्ता की बात करी गई है उसमें ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर संप्रभु के पास निरंकुश शक्ति है, रियली में निरंकुश दिख रहा है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कानून का कोई नियंत्रण नहीं है, नैतिक कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। थॉमस हॉब्स के द्वारा राजा के द्वारा जो शब्द कह दिए गए, जो कानून बना दिया गया, उसको कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। और राजा के ऊपर कोई भी नैतिक प्रतिबंध नहीं है, कानूनी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी प्रथा के आधार पर भी प्रतिबंध नहीं है। परंतु दूसरी तरफ जीन बोदिन के द्वारा, जो कि इनसे पहले के विचारक थे, प्राकृतिक कानूनों का पालन करने के लिए राजा को कहा गया था और कहा गया था कि राजा की कुछ नैतिक जिम्मेदारी हैं, उनसे ऊपर राजा नहीं हो सकता। और 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो कि फ्रांस की प्रथाएं थी, उनका पालन करना राजा के लिए बहुत जरूरी था। जैसे कि मैंने सैलिक लॉ के बारे में बताया कि राजा की अगर बेटी होती है तो वह राजा नहीं बन सकती या रानी नहीं बन सकती। दूसरा मैंने बताया कि राजा लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकता था बिना उनकी इच्छा के। तो यहाँ पर राजा लोगों की इच्छा को पूछ रहा है टैक्स लगाने से पहले, तो इसका मतलब यह है कि राजा एब्सोल्यूट नहीं है, और इसी के साथ जो सोवरेनिटी है वह भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो समरी में बता देता हूँ इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। थॉमस हॉब्स के द्वारा संप्रभुता उनके द्वारा पूर्ण कही गई है, निरंकुश कही गई है, असीमित कही गई है, यानी कि पूरी रूप से राजा के हाथ में है, राजा कुछ भी कर सकता है। निरंकुश का मतलब है असीमित है, राजा के दायरे में आने वाली समाज के अंदर वो कुछ भी कर सकता है। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता समझौते का परिणाम है और शासक की शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी तरफ यदि हम जीन बोदिन की बात करें तो उन्होंने संप्रभुता को स्थायी कहा है और अविभाज्य कहा है, एंड उसी के साथ इनके द्वारा कहा गया है कि प्रभुसत्ता का जो स्रोत है वह कानूनी और ऐतिहासिक है, यह समझौते का परिणाम स्वरूप नहीं आई है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है यही डिफरेंस करता है थॉमस हॉब्स और जीन बोदिन के बीच, क्योंकि थॉमस हॉब्स के द्वारा राजा के ऊपर, संप्रभु के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया था, परंतु जीन बोदिन के द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक और ईश्वरीय कानूनों के द्वारा राजा की शक्ति के ऊपर, संप्रभु की शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगता है। इसलिए राजा को उन नियमों का पालन करना पड़ता है, राजा के कुछ कर्तव्य हैं उनका पालन राजा को करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो प्रभुसत्ता है हमें एक व्यक्ति में देखने को मिल रही है पर्टिकुलरली। यदि हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो उसमें भी एक व्यक्ति के पास ही प्रभुसत्ता है, और यदि हम दूसरी तरफ जीन बोदिन की बात करें तो उनके द्वारा भी एक व्यक्ति को ही प्रभुसत्ता दी गई है। अब आगे चलकर जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा के पास संप्रभुता है तो उतनी कंफ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका मतलब ये है कि संप्रभुता लोगों में है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे ही संप्रभुता कानूनी डोमेन से, यानी कि लीगल डोमेन से राजनीतिक डोमेन में एंटर करती है, तब संप्रभुता के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है। अब जहाँ पर जीन बोदिन और हॉब्स के बीच के डिफरेंसेस को मैंने समझाया है, अब कभी फ्यूचर में सोवरेनिटी के बारे में डिटेल से पढ़ने का मौका मिलेगा, तब हम इसको डिटेल से जानेंगे, तब हमारी क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा होगी। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।